तो ये स्पॉन्टेनियस रिमिशंस क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे ऑथर दीपक जी एक मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर कुछ पूछताछ करते हैं कि क्या आप सच में क्या ये स्पॉन्टेनियस रिमिशंस होता है कि नहीं होता है। अ, ये पूछे तो उन्होंने कहा कि ये शब्द सुनते ही मुझे अच्छा नहीं लगता, मानते नहीं ना। पर फिर भी ऐसे मिरेकल्स हुआ है बहुत सारे। कहते हैं कि मिलियंस में, लाखों में एक, करोड़ों में एक को होता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को भी हुआ। तो ऑथर ने कहा कि आप तो इतने बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, तो आप कभी इस मैकेनिज्म के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी सोचा नहीं? तो डॉक्टर जी ने ये कहा कि हाँ, मैकेनिज्म तो कुछ होगा, लेकिन मेरा प्रैक्टिस उसके मुताबिक चलते नहीं, लेकिन मेरा भी कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंसेस है, जहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनको बहुत सीरियस कंडीशन था। लंग्स के बीच में एक कार्सिनोमा था, उसका नाम है ओट सेल कैंसर, जो बहुत भयानक चीज है। और इसके प्रोग्नोसिस मैंने उस पेशेंट को बताया था, तब वो बहुत डिप्रेस होकर चले जाते हैं। और 8 साल के बाद एक और पेशेंट आता है, अपने लिम्फ नोड्स सूज गए इस प्रॉब्लम को लेके। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट पहचानता है कि ये 8 साल पहले जो पोर्ट सेल कार्सिनोमा के वजह से मेरे क्लिनिक विजिट किया था, अटेंड किया था ना, तो आपको कम कैसा हुआ, आप कैसे ट्रीटमेंट ले रही हो, ऑपरेशन कर चुके हैं क्या, फिर कैसे कैसे कीमोथेरेपी कैसा हुआ, ये सब कुछ जानकारी कर रहे। तो पेशेंट सिर्फ इन सारे चीजों को नहीं सुनते हैं और सिर्फ यही कहते हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं किया, बस यही माना कि ये कैंसर मुझे मारने वाले नहीं है, मैं इस कैंसर से नहीं मरूंगा। और अब ये लिम्फ नोड जो भी सूजा है, अगर ये भी कैंसर है तो उससे भी मैं नहीं मरूंगा। तो ऐसे सिचुएशंस जो है, अ, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब ये जो इंसिडेंट जो है, उसको शेयर करते हैं। तो इससे हमारे ऑथर को ये मानना हो गया कि स्पॉन्टेनियस रिमिशन जो है होता है। कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट लेते वक्त होता है, लेने से पहले भी होता है। और अगर कंडीशन कितना भी सीरियस हो, उतना भी होता है। लेकिन इन सारी चीजों को तो हम वेस्टर्न साइंस नहीं मानते हैं ना। जैसे दर्द है तो दवा है, दवा से दर्द को राहत मिल गई, बस खेल खत्म। ऐसे ऐसे अगर सिचुएशन भी हो गया, स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो गया, अरे मिरेकल हो गया बोलते हैं, और फिर से वही रूटीन में पड़ जाते हैं और साइंस को मानने की प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, हमारे सेल्स में ना, हमारे डीएनए को ये पता होता है कि कब सेल को डिस्ट्रॉय करना है और कब किस सेल को रिपेयर करना है, कहाँ कॉम्बैट करना है, ये सब कुछ जानते हैं हमारा डीएनए। तो अर्ली कैंसर स्टेजेस में बहुत छोटे ट्यूमर जब होता है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम ही फाइट करके खत्म करती है। लेकिन जब बड़े चीजों में ऐसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो गया, तो ये मिरेकल बैठ के मानते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है ना, मेडिसिन और ट्रीटमेंट के पीछे हमारे माइंड का खुद का एक नेचर है, एक कर्व है। तो इस कर्व को नहीं मानते हैं सब लोग, पीछे पर यही सोचते हैं, साइंस ये बोला, साइंस वो बोला। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है कि अ, हमारे ब्रेन जो है वो आते मतलब बूढ़े होते वक्त बहुत वीक हो जाती है, सोच का जो थॉट प्रोसेस जो होता है कम हो जाता है, वीक हो जाता है, मेमोरी पावर भी कम होती है। अ, हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होता है, नर्व सेल्स, वो डिस्ट्रॉय होता है। ये सब कुछ कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्हें डिस्प्रूव करने के लिए भी किया गया है, जिनमें से ये भी निकला है कि अमेरिका में 80% बूढ़े लोग, जब वो एक्सपेरिमेंट किया था, उस वक्त अमेरिका में बूढ़े लोग ना, वो लोग चाहे उनको डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छे से चल रहा था। वो लोग शायद ये छोटे छोटे अब नए नए कुछ चीजें सीखना शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका मेमोरी पावर, जहाँ पैसे हैं, जहाँ मैंने पैसे रखा, अपने पास्ट में क्या हुआ,
कहाँ तालों की चाबियां है, ये सब कुछ बहुत याद रखते हैं, और इंसिडेंट्स भी याद रखते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये भी पता चल गया कि 70 ईयर्स के लोगों का दिमाग तो 20 ईयर्स लोगों जैसे तेज चल रहा है, और उससे भी बढ़कर चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि मेडिसिन चाहे कितना भी निर्धारित करे, हमारा डीएनए, हमारे माइंड को पता चलता है हम इसे कैसे डील करना है। अगर आ, ये भी कहा कहते हैं साइंस की बॉडी डिटेरियरेट होते हैं एज के मुताबिक, एज से बढ़ते उम्र के साथ साथ हमारा बॉडी डिटेरियरेट होता है। अगर हमारे मन जो है ना, अगर अच्छा चल रहा है, तो अगर हम एक्सरसाइज फूड सब कुछ देकर हमारे सिस्टम को एक्टिव रखते हैं, तो हमारा हम अगर 65 ईयर्स के उम्र में भी हम एक रनिंग मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं ना डॉक्टर्स की ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स हर एक साल डिस्ट्रॉय होता है। कुछ कैलकुलेशंस भी दिया वो पांच छह पैराग्राफ्स में यहाँ पे, लेकिन मैं इसी चीज में बताता हूँ। अगर एक सेल डिस्ट्रॉय भी हो, फिर भी नए सेल को ना, हमारी हैबिट ऑफ थिंकिंग के वजह से उस पर डेंड्राइट्स फॉर्म होता है। डेंड्राइट्स ये चीज होता है नर्व सेल के ऊपर। अगर पेड़ को जैसे ब्रांचेस होता है, ब्रांचेस पर और भी छोटे छोटे सब ब्रांचेस होता है, वैसे हमारे नर्व सेल जो न्यूरॉन होती है ना, उसको एक्सॉन्स होता है, ब्रांचेस। उस एक्सॉन्स को छोटे छोटे ब्रांचेस जो होता है वो होता है डेंड्राइट्स। तो अगर एक सेल मर भी गए ना, तो दूसरे सेल्स का डेंड्राइट्स के काउंट बढ़ जाता है, वो नए नए डेंड्राइट्स शुरू होता है आना। और ये सेल्स बूढ़े पे तक, मरते उम्र तक ऐसे नए नए डेंड्राइट्स आते ही रहते हैं। अगर हमारा दिमाग के जो हैबिट है, सोचने की हैबिट, वो ऐसे ही अच्छा सा चलता रहा, तो नए नए डेंड्राइट्स आती है। लेकिन अ, नई डेंड्राइट्स आती है, अ, तो ये भी डिस्प्रूव हो गया इस बात से कि नर्व सेल्स, हाँ, जहां से हमें सोच मिलता है, न्यूरॉन के किस कोने से सोच बाहर बाहर आता है, इस बात का कोई पता नहीं चलता, पता नहीं लगाते। लेकिन जहां से सोच बाहर आती है, उस सोच की प्रोसेसिंग के हैबिट के वजह से एक नर्व सेल हेल्दी रह रहा है, और नए नर्व सेल का जो डेंड्राइट्स फॉर्म हो रहा है। तो साइंस एक कहा, और हमारे बॉडी का मैकेनिज्म तो कुछ और अलग ही दिखा कर रखा है। तो इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दे दिया। जहाँ पे हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किया कि माइंड के वजह से, माइंड बॉडी मेडिसिन को इस्तेमाल करके कैसे ट्रीटमेंट्स किया गया था। तो इनके पीछे कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट, हाँ, हुआ। क्योंकि ये कहते हैं कि डिसीज है और दवाई है और उसको सॉल्यूशन मिल गए। ये ये 3 पॉइंट्स के पीछे एक कर्व होता है ना, इसके पीछे हमारे माइंड का नेचर चलता है। इसको लेके कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुआ, अब हम ये जानते हैं। 1971 में साइमन बोल के एक डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर जो है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट है वो भी, और एक पेशेंट जो कैंसर से सफर हो रहा है, जिनका बचने का चांस 5% है, उनको ये कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए, जैसे हमारे ओपोनोपोनो में हमें बताया गया था, वैसे ही कैंसर को एक शेप दे दीजिए, और हमारे इम्यून सिस्टम को एक शेप दे दीजिए, और ये सोचिए कि हमारे इम्यून सिस्टम कैंसर पर कैसे वार कर रहा है, और कैंसर को डिस्ट्रॉय करके अपने बॉडी से कैसे निकाल दिया। तो पेशेंट ने ऐसा इमेजिन किया कि स्नो ब्लिजर्ड बोलते हैं, मतलब बर्फ की भाड़, इतना जोर का होता है ब्लिजर्ड, वहां पे इंसान तो बचते ही नहीं, पत्थर, पेड़ पत्थर भी टूट टूट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट हो जाते हैं बर्फ के फोर्स के वजह से। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि बर्फ जो है, बर्फ का ब्लिजर्ड जो है वो अपने कैंसर को ये शेप दे दिया उन्होंने, ब्लैक रॉक जैसा।
काले पत्थर जैसा इमेजिन किया, पहाड़ चट्टान जैसा इमेजिन किया। तो उस चट्टान पर ये बर्फ की बाढ़ हो रहा है और चट्टान छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरा का पूरा दफन हो गए, ऐसा सोच लिया। यही सोच उसने कंटिन्यू करते करते उनका ट्रीटमेंट वीक्स तक चला, और दो दो 2 महीनों के बाद ना उसका कैंसर पूरा का पूरा चला गया। मतलब यहाँ पे फिर से ये जो है स्पॉन्टेनियस रिमिशन का टेक्निक हुआ। तो ये प्रैक्टिस इतना फेमस हो गया उस वक्त ना, इतना वेल नोन हो गए, तो उनको और भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए 40-50 क्लिनिक्स को लेके कैंसर पेशेंट्स को वहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ ये हिप्नोसिस, ये इमेजिनेशंस, जो भी माइंड माइंड के रिलेटेड जो पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले टेक्निक्स होता है ना, उनके साथ साथ ट्रीटमेंट देने लगा। और कुछ टाइम के बाद जब सर्वे करते वक्त इंटरव्यू लिए, तो उसमें से 40% लोग जो है उन्होंने टेम्पररी इंप्रूवमेंट्स दिखाया था। और दूसरे 40% जो लोग हैं, वो लोग ये इंप्रूवमेंट्स आया था। बाकी 20% लोग ना एक लाइन पे दोनों कोनों दो कोनों में खड़े हैं। एक कोने में ना जो 10% लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी असर नहीं हुआ, हम लोग ऐसे ही बीमार है, ऐसे ही मरेंगे, वो सोच में था। और दूसरे 10% लोग जो है इस कोने में है, वो लोग कहते हैं कि हमें स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो गया, हम लोग बहुत अच्छे से क्यूर हो गए। तो इस रिजल्ट के बीच में ना हमेशा इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये माइंड बॉडी फील्ड जो है, हर एक इंसान का हर एक अलग तरीके में काम कर रहा था। जो सिक पीपल जो है, वो लोग डिसीज को ज्यादा मानते हैं, चाहे उनको कितना भी हिप्नोटाइज करे, तो नाम के वास्ते वो लोग एफर्मेशन सुनते हैं और हिप्नोसिस सुनते हैं, लेकिन दिल से मानते नहीं है। जो लोग अच्छे से हेल्थ बढ़कर आ गए थे डिसीज को फाइट करके, वो लोग एफर्मेशंस को सिर्फ माना ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल बनाया, अपने माइंड को वो एक्सेप्ट करने दिया, अपने माइंड को वो ट्यून करने दिया, और अपने बॉडी से छुटकारा पाया उस डिसीज से। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ना फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्लेस में, मेडफोर्ड में शायद। वहां पे ना ये सब कुछ माइंड बॉडी का जो भी है वो फालतू चीज है बोल के एक एडिटोरियल में कहा गया था। तो उस पर एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होकर सब लोग फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले। तो फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया वहां पे ना, तीन तीन रिजल्ट, दो रिजल्ट्स मिले। एक चीज जो है, एक वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से फाइट किया, वो अपने दिमाग के अच्छे पॉजिटिव दिमाग और पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ट्रीटमेंट को क्यूर कर ट्रीटमेंट अच्छे से उन पर वर्क हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, वो पॉजिटिव सोच को बाहर दिखाने के वजह से अच्छे से राहत मिला हमें इस ट्रीटमेंट से, ऐसे सिचुएशंस में। मतलब यहाँ पे हमें ये लग इसे हमें ये समझना है कि माइंड का भी अपने अपने बॉडी, मतलब अपने अपने सोच, अपना खुद का एक और बॉडी है। सिर्फ इस कैंसर पे नहीं, हार्ट पेशेंट्स पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर भी क्योंकि ये सारे चीजों एक्सपेरिमेंट्स में ना माइंड का काम क्या है, कुछ लोगों में अच्छे से कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, क्यों कर रहा है, कुछ लोगों में ना फेल भी हो रहा है। तो हार्ट एक्सपेरिमेंट्स में भी किया गया था, जहां पे टाइप ए और टाइप बी बोल के दोनों कॉलम्स में कुछ पेशेंट्स को सेट किया था। टाइप ए में ना वर्कोहॉलिक्स को सेट किया था, वो बहुत बहुत ज्यादा वर्क करते हैं उन लोगों को सेट किया। और टाइप बी में ना आराम से चिल मार के वर्क करते हैं ना, उन लोगों को सेट किया था। लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट लेते वक्त इनको जो रिस्क हुआ, हार्ट रिस्क जो है ना, टाइप ए वालों में लो रिस्क मिला था। और टाइप बी वाले जो आराम से काम करते हैं ना, उनको हाई रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स मिले थे। तो इसका क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये लोग तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड जो है, माइंड का डेफिनेशन अच्छे से ये नहीं समझे है। वर्कोहॉलिक्स का जो होता है हमेशा आगे बढ़ने का जो माइंडसेट है, उसके वजह से हुआ। तो
ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट जो है रैबिट्स पर, मतलब खरगोशों पर किया गया था, हार्ट हार्ट के बारे में स्टडी करने के लिए। तो उनको टॉक्सिक और हाई कैलोरी फूड, बहुत जंक फूड, मतलब हाई फैट वाला फूड खिलाया गया था रैबिट्स को, बहुत सारे रैबिट्स को। तो इनमें से ना 60% रैबिट्स को ना इस फूड का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत कम इफेक्ट हुआ था। हार्ट का कुछ प्रॉब्लम तक, मतलब हार्ट पर इतना असर नहीं पड़ा था। तो ये कैसा संभव है बोल के इन लोगों ने सोचा, तो उनका उनके सर्वे में ये निकला है, जो स्टूडेंट्स इस फूड को खिला रहे थे ना, वो सारे स्टूडेंट्स उन रैबिट से घुल मिलाकर खेलते खेलते, बहुत प्यार से खिलाते, बहुत पैम्पर किया करते थे उन रैबिट्स को। इसी वजह से वो पॉजिटिव माइंड से डेवलप करके उस खाना को खा लिया, और उनको उनका उन रैबिट्स को कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अब आते हैं हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया था, जहाँ पे स्क्रिजोफ्रीनिया का नाम होता है। तो स्क्रिजोफ्रीनिया का शायद सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये डिसऑर्डर होता है कि अचानक से कोई हमारे पीछे कर रहा है, ऐसे हेल्यूसिनेशंस आता है, डर आती है, हमें कोई खा जाएंगे, कुछ भी ऐसा रैंडम। कुछ लोगों को पैटर्न्स, नंबर के पैटर्न्स देखे तो डर होता है। कुछ लोगों को कुछ म्यूजिक सुनते, अच्छे म्यूजिक हो फिर भी उस म्यूजिक को सुनते डर लगता है। एक एक फ्रेंड था जिनको दूरदर्शन म्यूजिक का टाइटल म्यूजिक जो आते थे ना, उसे सुनकर उसको बहुत बहुत डर आती है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, उनको इस डिसऑर्डर को ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो इसके पीछे रीजन जो है, साइंटिस्ट ने ये बताया कि डोपामाइन ज्यादा अगर हो गया तो ये हो जाएगा। और इसके ऊपर एक डॉक्टर है, अ, उसका नाम है डॉक्टर रफीकी। उन्होंने ये ये बताया कि ये डोपामाइन ज्यादा इसीलिए हो रहा है कि इनके इनके ब्रेन में सेरीन बोल के एक एमिनो एसिड, प्रोटीन का एमिनो एसिड जो है, उसके उसके वजह से, उसके कम होने के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ग्लाइसिन सप्लीमेंट देने के वजह से सेरीन जो है अच्छे से सेक्रीट होने लगा, और ये स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम जो है वो कम होने लगा। तो वहां से एक और भी सिचुएशन आ गया है, फूड्स का। फूड का इन्वॉल्वमेंट अपने मन पर कैसा पड़ता है। तो उसमें हैप्पी फूड्स और सैड फूड्स किया, सैड फूड्स का जो है ना, वो हो तो उसका टॉपिक आ गया था। जहाँ पे हैप्पी फूड जो होता है, अच्छे ग्रीन ग्रीन फूड और दूध, जो भी अच्छे हमारे सेहत को होता है, जो अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन सेक्रेट करता है, वो हैप्पी फूड्स। और सैड फूड्स जो ये होता है, शुगर ज्यादा, स्वीट्स ज्यादा, और जो भी जंक फूड होता है वो सैड फूड होता है। तो इस पर बहुत कुछ थियरी दिया गया है, लेकिन एक कंक्लूड में यहाँ पे करना चाहता हूँ कि माइंड का अपना खुद मैकेनिज्म है जो बहुत भयानक है। वो इलनेस को कम भी कर सकता है और इलनेस को बढ़ा भी देता है। तो ये बात साइंस जो कह रहे हैं ना, बॉडी ही बॉडी केमिकल्स लेके हील करता है। ये बात ऐसा ही हुआ कि कार पेट्रोल लेके राइड करता है, लेकिन ड्राइवर के बाद क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पे ड्राइवर तो माइंड है। हर एक डिसीज का एक साइकोसोमैटिक कंपोनेंट होता है, इस बात को हमें तय करना पड़ेगा इन सारे सर्वेस के बाद। तो हमारे माइंड, इससे कंक्लूजन यही होता है कि म- हमारे माइंड जो है सिर्फ बॉडी को चलाने वाले नहीं नहीं है। उस माइंड का भी अपना एक थिंकिंग बॉडी है, जो हर एक इंसान में हर एक तरह, हर डिफरेंट डिफरेंट तरह बिहेव करता है। तो इस थिंकिंग बॉडी का क्या है, पीछे क्या है, इसको हम अगले चैप्टर में देखते हैं। उसका नाम जो है स्कल्पचर और रिवर, मतलब हमारे बॉडी क्या एक पत्थर का बना हुआ शिल्प है या फिर एक नदी है। इसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा होता है, मैं आपको ये चैप्टर कल समझाऊंगा। तो यहाँ एंड होता है मेरे सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच सभी को सुनने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि सही बॉडी प्रभु, में बहुत बहुत। कहने का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ये हमने रेकी में पढ़ा था। हर 3 महीने में पूरे के पूरे सेल्स, पूरी की पूरी बॉडी इंटरनली न्यू हो जाती है। हमारे जो अंदर के सेल्स हैं
वो हर 3 महीने में मर जाते हैं और नए सेल आ जाते हैं। जैसे किसी को जी किसी ऑफिस में अपना ट्रांसफर होकर कोई नया ऑफिसर आ रहा है और उसको पिछला वर्क उसके हैंड ओवर करना है, तो वो क्या करता है, अपनी सारी फाइल्स को अच्छे से जमा के उस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देता है। ऐसे ही हमारे सेल्स के साथ होता है कि एक सेल जो 3 महीने बाद मरने वाला है वो नए सेल को सारी इंफॉर्मेशन देकर और चला जाता है। अगर पुरानी इंफॉर्मेशन ये है कि मुझे कैंसर है, मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है, मुझे बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, ये है, अगर आपकी पिछली इंफॉर्मेशन ये है, आने वाली इंफॉर्मेशन भी फिर यही रहेगी। अगर आपकी पिछली इंफॉर्मेशन ये है, आपने अफर्मेशन दे देकर, है ना, अपने अंदर ये डिसाइड कर लिया है कि मैं स्वस्थ हूँ, हम जो बोलते हैं ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं खुश हूँ, ये अपने अंदर आपने डाल लिया है, ये इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी आपके न्यू सेल्स के साथ। तो आपकी बॉडी, आपके सेल्स विदाउट एनी डिजीज आगे आपकी बॉडी के साथ जाएंगे। और मैजिकली होता है ना, कई बार कोई डिजीज है लेकिन वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो टेस्ट वगैरह में नहीं आ रही है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ये कैसा मैजिक है। तो ये यही मैजिक है कि आपने अफर्मेशन डाली, आपके सेल्स तक पहुंची और वो चीज मिरेकल हो गई। यहाँ पे एक बात जो साईं प्रभु ने बोली वो ये है, कई बार ये चीज फेल भी हो जाती है। फेल क्यों होती है? अगर आप विश्वास नहीं करते। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि माइंड ऐसे कर लेगा। अगर आप ये थॉट प्रोसेस के साथ गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जी केवल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि देखते हैं हो सकता है हो जाए, और आपने फिर 100% दिया, तो फिर मैजिक होता है। ठीक है। इसके साथ एक और चीज जो हमने पिछली बुक में पढ़ी थी वो ये, ज्यादा खुश होना भी एक नई मानसिक बीमारी को पैदा करता है। डोपामाइन जो है वो खुश होने वाला हार्मोन है। जब डोपामाइन क्रिएट होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो जाता है तो फिर हमें भ्रम होने लगते हैं कि हमारे आसपास कुछ है, मेरे पीछे कुछ है, मुझे कोई देख रहा है, ये सब होने लगता है। तो कोई भी हमारे अंदर हॉर्मोन्स हैं उनका बैलेंस होना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। जी। तो ये था आज के चैप्टर का सार। अब तो कल के चैप्टर का सार भी एक्सप्लेन कर दिया मैं पहले ही। इंटरकनेक्टेड है ना, बुक है तो उसके सारे चैप्टर्स एक ही टॉपिक पे होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। जी माँ।